आज का टॉपिक है वेक्टर्स की प्रोडक्ट्स। वेक्टर्स अलजेब्रा में कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं और कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल नहीं, जी बताएं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉट डिवीजन। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकता और उसकी रीज़न भी हमने समझी थी। तो डिवीजन पॉसिबल नहीं। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर की वेक्टर के साथ वेक्टर के साथ किसी और लेक्चर में मैं वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने मुझे रिमाइंड करवा। लेकिन आज का हमारा मौजू क्या है? वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन याद रहे, ये मैथमेटिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये फिजिक्स वाली खालस प्योर फिजिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन जो कहीं और हमें नहीं मिलती, ये फिजिक्स में मिलती। अगर मैथ में कहीं पढ़ते हैं तो वो भी फिजिक्स से उधार लेके पढ़ते हैं। ऐसी मल्टीप्लिकेशन है, ये खास बात। तो जनाब, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन दो तरह की। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर भी वेक्टर आ जाए, तो इस प्रोडक्ट का नाम ही हमने अलग कर दी, वेक्टर प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई किया वेक्टर्स को, आंसर भी क्या आया वेक्टर, तो कौन सी प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन मल्टीप्लाई किया वेक्टर्स को और आंसर आ गया स्केलर, तो इस प्रोडक्ट का नाम हो गया स्केलर प्रोडक्ट। यहीं से हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट्स वेक्टर्स की जो हैं ये शरारती होने जा रही हैं। ये कभी हमें आंसर वेक्टर में देती हैं, कभी आंसर हमें स्केलर में देती हैं। इसीलिए ये मैथमेटिक्स जैसी नहीं है, ये फिजिक्स जैसी है। क्योंकि फिजिक्स में ही स्केलर्स भी होते हैं और वेक्टर्स भी होते हैं। तो आए एग्जाम्पल से अपनी बात का आगाज करते हैं। आप आर और एफ को मल्टीप्लाई करते हो, टॉर्क आ जाता है। आर क्रॉस एफ करते हो, टॉर्क आ जाता है। वो वेक्टर प्रोडक्ट है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर आंसर में आ गया। और इसी तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते तो वर्क आ जाता है। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, मगर वर्क स्केलर। देखा है ना शरारती प्रोडक्ट्स। तो इनमें से आज पहली शरारती प्रोडक्ट हमारा मौजू है, इसका नाम है जी स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम भी हमें साथ ही याद करना पड़ेगा, जो इसका सिंबल भी है। दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। और तीसरा नाम जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन भाई मैं तो डिस्कस करूंगा, उसका नाम है इनर प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर क्यों? क्योंकि आंसर स्केलर आता है। इसका नाम डॉट क्यों? क्योंकि इसको शो डॉट से किया जाता है। इसका नाम इनर क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले सारी वीडियो मुकम्मल देखें। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स व्हिच रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये वर्बल डेफिनेशन, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन। उससे पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा दो वेक्टर्स लें, उनका नाम हो ए और बी, और ये थीटा क्या है? इन दोनों के दरमियान एंगल है। इनको ड्रॉ इस तरह करना है कि इनकी टेल यानी पूंछें एक जगह पे जब भी आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। मैथमेटिकल डेफिनेशन, this dot is the symbol of dot product.
अब ये मुकम्मल डेफिनेशन, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी cos of theta. A, magnitude of vector. B, magnitude of vector. Cos of angle theta between them. This is proper definition. हमसे अक्सर वाइवा में ये क्वेश्चन किया जाता है कि why there is cos theta in dot product, तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा cos theta is here by definition. Cos theta is here by definition of dot product. ये dot product की definition. ओके हो गया, राइट? इसकी और भी वजूहात में आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि cos थीटा यहाँ पे क्यों, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें कि ये बाय डेफिनेशन ये डिफाइन करता है, और ये डॉट की वजह से इसका नाम क्या आया, डॉट प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और अंदाज में लिखूं, मेरा नहीं ख्याल कि ब्रैकेट लगाने से कुछ फर्क पड़ा होगा, क्योंकि ये तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा तो ऑलरेडी एक रेशो का नाम है, रेशो भी मैग्नीट्यूड होती है, इसका मतलब ये तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं। आपने और किया, मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट में मैथमेटिकल प्रोडक्ट में डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं, कुछ ना लगाएं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एम आई राइट? लेकिन वेक्टर्स की प्रोडक्ट में डॉट का मीनिंग और है, क्रॉस का मीनिंग और, ठीक है? तो ये तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं, लेकिन इनको ब्रैकेट में पैक करने से आपके जहन में प्रीवियस लेक्चर आ जाना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा था ax इज इक्वल टू a cos थीटा, तो फिर b cos थीटा क्या है, यस x कंपोनेंट ऑफ b। मैं फिर से दोहराता हूं ताकि बात आपकी समझ में आए, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, तो फिर bx इज इक्वल टू b cos, cx इज इक्वल टू, ये तो फिर b cos थीटा एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली bx, एम आई राइट जी? अगर ये bx है तो इस वेक्टर b का हमें x कंपोनेंट तलाश करना पड़ेगा। आए रेड कलर के इस वेक्टर से इसके कंपोनेंट्स बनाएं। भाई कंपोनेंट्स के बनाने का तरीका बड़ा आसान है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, यकीनन ये y कंपोनेंट होगा। 90 और थीटा के बीच में ये बेस है, यकीनन ये x कंपोनेंट होगा, और इसी x कंपोनेंट का नाम है bx या b cos थीटा। अब गौर करें वो पॉइंट जो मैं बयान करना चाहता था, जो मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बयान करूंगा। गौर करें कहीं वेक्टर a और ये b cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं, चेक करें, यस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्केलर प्रोडक्ट उन्हीं वेक्टर्स को ट्रीट करती है जो सेम डायरेक्शन में, और अगर वो सेम डायरेक्शन में ना हो जैसे कि डायग्राम में है, तो हम उनको सेम डायरेक्शन में करने के लिए उनके टोटे कर देते, जैसे हमने बी के टोटे कर दिए और इनमें से वो टुकड़ा सिलेक्ट किया कंपोनेंट, टोटे मीन कंपोनेंट, इसमें से वो कंपोनेंट सिलेक्ट किया जो एक ही डायरेक्शन में हो। यहां से बेस बन गई आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की, कि अगर ये प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स के लिए है तो वो प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वाले वेक्टर्स के लिए होगी बेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आप वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो बी के एक्स कंपोनेंट्स, और इंटरेस्टिंग बात, बी के एक्स कंपोनेंट या किसी भी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को आप स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन साया, साया समझे? मैं समझाता हूं। फर्ज करें ये ब्लैक वाली मार्कर लाइट है,
ब्लैक वाली मार्कर लाइट कैसे हो सकती है? रेड वाली मार्कर लाइट है। यहां से मैंने ये लाइट टॉर्च ऑन करके छोड़ी, तो इस टॉर्च ने लाइट फेंकी, तो इस वेक्टर का साया इस वेक्टर पे पड़ेगा। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये प्रोडक्ट होगी। अब मैं इसको अल्फाज की शक्ल में भी लिख देता हूं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा? प्रोजेक्शन समझ आ गया? सही। तो इसी अल्फाज को आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये ए की मैग्नीट्यूड है, इसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया है? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए या ऑन ए कह सकते हो। सही समझ आ गया? अब बेटे हम डिस्कस करेंगे कि क्या जरूरी है हर दफा हमारी प्रोडक्ट ए डॉट बी ही हो सकता है हमें बी डॉट ए करना पड़े। तो मेरी अगली हेडिंग है बी डॉट ए। आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे कि सर हमें किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। यस, दिस टाइम स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। लेकिन ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करना आसान नहीं होगा, सीखिए सर हमाद के साथ। अब हमें ए से बी पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। यहां पे एंगल 90 बनना चाहिए। थीटा के सामने ये क्या है? अब पहचानना जरा मुश्किल होगा। थीटा के सामने ये क्या है? थीटा के सामने, यस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने ये क्या है? हाइपर। भाई पहले हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो नीचे वाली लाइन है वो बेस होती है, लेकिन ये तो ट्रायंगल ही उल्टी गिरी पड़ी है। इसका 90 ऊपर को लगा पड़ा है, इस बेचारे का हाइपोटेनस नीचे जमीन पे लेटा हुआ है। तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और बेस के अलॉन्ग होता है एक्स कंपोनेंट। दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि ए कॉस थीटा, जिसे अब हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या अलॉन्ग बी। तो यही लाइन अब दोबारा लिखी जाएगी मेरे बच्चों। रेडी फॉर द ट्विस्ट? राइट इट। ये तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बन गया, लेकिन दोनों चीजों में अगर आप दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा, ऑल दिस इज मैग्नीट्यूड्स। ये तो सारी मैग्नीट्यूड्स हैं। तो इनकी तरतीब, अरेंजमेंट, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई बात आपको समझाना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुन। मैं कहता हूं बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 3, कॉस थीटा का आंसर आ रहा है बिलफर्ज 1 सपोज, तो आंसर आएगा 2 3 जा 6 1 जा 6। यहां पे भी अगर ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, कॉस थीटा का आंसर है 1, लेट्स से, तो आंसर अगेन क्या आएगा? 6। अब कोई और भी वैल्यूज ले लें तो ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। भाई अगर ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम होता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन चेंज ऑफ ऑर्डर डजंट मैटर, चेंज ऑफ ऑर्डर डजंट मैटर। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आगे जाके डिस्कस भी होगी। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी भाई यहाँ पे। भाई आई होप
क्या आपको स्केलर प्रोडक्ट की सबसे अच्छी जो एग्जांपल लग रही होगी वो यकीनन वर्क की लग रही होगी। हम जानते हैं कि वर्क का सिंबल है W, और वर्क में दो चीजें आपस में प्रोडक्ट करती हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कौन सी प्रोडक्ट करती हैं? यस, हम जिसका नाम क्या रखेंगे? डॉट प्रोडक्ट रखेंगे, राइट। इसी तरह और एग्जांपल्स लें, मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल लगती है पावर की, बिल्कुल। F is force, V is, and what is this? Dot product. यहाँ मैथ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर्स अलजेब्रा। और कोई एग्जांपल आपके जहन में? मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की। फ्लक्स का सिंबल है फाई। अगर तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फिर ये प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एरिया, ये भी कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह प्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पे बी डॉट ए आ जाता है। इसी तरह बेटे डॉट प्रोडक्ट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, हम इन्हें प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। एक प्रॉपर्टी तो मुझे लगता है कि हमने कल ही स्टडी कर ली थी, वो थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी का आंसर आया था ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए का आंसर भी आया था बी ए कॉस थीटा। ये दोनों इक्वेशंस एक बार लिख लेते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इक्वेशन 1 में ए बी और इक्वेशन 2 में बी ए ये सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट है। कल हमने बात की थी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये दोनों सेम है, इसलिए इनको रिप्लेस किया जा सकता है। मगर ऐसा करने से इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन हमें बताता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर डज नॉट मैटर, तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बात की कि स्केलर प्रोडक्ट बेहतरीन है, बेस्ट है पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर टॉपिक ये हो कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, यानी उनका आपस में एंगल 90 डिग्री है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि cos 90 बड़ा शरारती है, वो फौरन से अंडा दे देता है। cos 90 का आंसर क्या होता है? 0, जिसकी वजह से स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0। तो मेरे इंडियन व्यूवर्स क्या कहेंगे? 0। बी का प्रोजेक्शन ए पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि बी है अलोंग वाई एक्सिस, और जो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है उसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है, इंतकाल फरमा जाता है। जब वो 0 हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी? 0, राइट। हमने यही पढ़ा था ना कि इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, इसका प्रोजेक्शन पर लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 3 है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट की का आंसर होगा पॉजिटिव मैक्सिमम, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट का आंसर होगा नेगेटिव मैक्सिमम। पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम। इसके लिए अगेन हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा या इसकी रेशियोज की वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी 3, जी तो स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर्स का आपस में एंगल क्या होता है? पैरेलल का एंगल होता है 0 डिग्री, सामने लिखा हुआ है।
और cos 0 का आंसर क्या होगा 1। 1 ए बी से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर ए बी ही आएगा। मैं इसके साथ यहाँ पे छुपा हुआ पॉजिटिव जरा शो कर देता हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि ये आंसर आ गया है पॉजिटिव मैक्सिमम। बट व्हाट अबाउट एंटी पैरेलल? अब क्योंकि cos 180 का आंसर कैलकुलेटर ने क्या बताया -1, तो वो -1 क्या करेगा माइनस ए बी आंसर का। आप इसे नेगेटिव मैक्सिमम भी कह सकते हो। प्रॉपर्टी 4 रिलेटेड है सेल्फ प्रोडक्ट से। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ जाता है, जैसे कि किसी वेक्टर का स्केयर लेना। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए, अगर हम वेक्टर ए ले रहे हैं तो ए डॉट ए होगी, उसे हम कहेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। उसका आंसर क्या आएगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर उसके आंसर में आएगा। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे ए डॉट ए हमने किया, वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई, तो पहले का ए की मैग्नीट्यूड ए, दूसरे ए की मैग्नीट्यूड भी ए, और खुद के साथ एंगल क्या होगा। अगर दो वेक्टर ए आप लें दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दोनों का नाम ए तभी होगा जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो क्यों ना ये पॉइंट नोट कर लिया जाए कि अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो तो आप उन्हें कहोगे इक्वल वेक्टर्स। प्लीज नोट करें। Two vectors having equal magnitude and same direction are called equal vectors. और भाई जरा सा भी मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ गया या जरा सा भी डायरेक्शन में फर्क पड़ गया तो वो क्या कहलाएंगे अनइक्वल वेक्टर्स। तो हम सीखते हैं एंटी टेस्ट एग्जाम में इस्तेमाल होने वाला एक जबरदस्त एमसीक्यू। आप सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसमें v क्या है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन v के ऊपर क्या है स्केयर, तो वो यहाँ पे एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। देखिएगा ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। इसी तरह एक टॉपिक आएगा आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू mr²। तो उसमें भी r रेडियस होता है, I इज इक्वल टू mr²। r रेडियस होता है जिसका स्केयर लिया जाता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक नया नॉलेज ऐड हो गया कि रेडियस इज अ वेक्टर। क्या आप पूछना चाहेंगे कि रेडियस की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जी, रेडियस की डायरेक्शन किस तरफ होती है? फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस। प्रॉपर्टी नंबर 5 डील करती है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी आज के टॉपिक में दो नहीं होंगे बल्कि तीन होंगे। दो हो तो एक का नाम होता है एक्स, दूसरे का नाम होता है वाई। तीन हो तो एक्स वाई और जी, हम तीनों के मदद से प्रोडक्ट करें। तो लेट्स से अगेन हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट्स क्या होंगे ए एक्स ए वाई ए जी। वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट्स क्या होंगे बी एक्स बी वाई बी जी। और क्या बच्चों के जहन में है कि अगर मैं इनको एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स को यूनिट वेक्टर्स लगा के शो करता तो ए एक्स के साथ क्या लगा होता आई, ए वाई के साथ क्या लगा होता जे, और ए जी के साथ क्या लगा होता के। अब वैसे तो प्रोडक्ट करने का तरीका ये होता है
कि आप पहले वेक्टर को पहले इन तीनों वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे वेक्टर को या दूसरे टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरी टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें। लेकिन आप गौर कर रहे हैं कि सर ने सिर्फ x वाली टर्म को x से, y वाली टर्म को y से और z वाली टर्म को z से मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर दिया। क्या ऐसा ही होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि x, ax और bx ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये किस कैटेगरी में फॉल कर गए? पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में फॉल कर गए। तो इनकी प्रोडक्ट तो मैंने यहाँ पे ax और bx की शक्ल में लिख दी, लेकिन जब मैंने ax को by से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में फॉल कर गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स की प्रोडक्ट क्या होगी? 0। तो इसलिए ax को by लिखते वक्त मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसका आंसर क्या आना था? सेम इज द केस जब मैं ax को bz से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर है। इस प्रोडक्ट का आंसर भी क्या आएगा? तो वो दोनों यहाँ पे लिखने की जरूरत है। इसी तरह जब मैंने ay को मल्टीप्लाई किया तो सीधी इसकी मुलाकात किससे करवाई? by से, क्योंकि ay bx के ऊपर परपेंडिकुलर था, आंसर 0 आना था। ay bz के ऊपर भी परपेंडिकुलर था, आंसर 0 आना था, तो वो मैंने मेंशन नहीं की। इसी तरह az की डायरेक्ट मुलाकात किससे हुई? bz से, हालांकि वो बिजी थी लेकिन फिर भी हमने इनकी मुलाकात करवा दी। ओके, क्योंकि बाकी दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर थे। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इस लिहाज से अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों तो उनकी प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है। क्या आसानी है? ये आसानी है कि डायरेक्ट x कंपोनेंट को x से, y को y से, z को z से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। आए एंट्री टेस्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे ऐड करके फिर आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में गिवन है। लेट्स यहाँ पे एक और भी चीज हम सीखेंगे कि मैंने एक जो वेक्टर लिया है उसमें तीनों कंपोनेंट्स हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर लिया है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, यानी उसमें y कंपोनेंट मौजूद है, z मौजूद नहीं है। x y मौजूद है मगर z कंपोनेंट मौजूद। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट करने का भी तरीका हम सीखेंगे। आपने गौर किया? आपने गौर किया कि जब मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10, मगर जब i को i से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि उसका आंसर 1 आएगा। उसका आंसर, ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया कि i डॉट आई सेल्फ प्रोडक्ट है। i डॉट आई क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट। i को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो i का स्केयर आना था। अब i की मैग्नीट्यूड क्या है? 1। j की मैग्नीट्यूड भी क्या है? ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, हैट का सिंबल। अब फिर से हम अपने पॉइंट पे आते हैं। आई डॉट आई करेंगे तो आंसर क्या आना था? आई स्केयर, यानी आई की मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब आई की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1, तो वो 1 इधर मेंशन नहीं किया। इसी तरह 3 9 27 और जे का प्रोडक्ट क्या बेटे? 1, वो भी मेंशन। लेकिन जब 2 को इधर k से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो k तो 0 था, तो 2 0 0, तो ये आंसर हमारा। डॉट प्रोडक्ट की मदद से दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए हम यही इक्वेशन a डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स वाली दोबारा लिखेंगे और a डॉट बी को एक्सपेंड कर देंगे। a डॉट बी को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a b cos थीटा।
तो मैं लिखता हूं इसको। नाउ वी वांट टू फाइंड एंगल थीटा, तो कॉस थीटा को इधर ही रहने देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये ए बी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देयर इज ओनली वन लास्ट स्टेप कि आपको यहां से ये कॉस हटाना है और इधर लाके उसे क्या करना है, कॉस इनवर्स कर देना है। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे एंगल एट विच स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव मैक्सिमम, that is theta is equal to 0. Angle at which dot product is theta is equal to 180, negative maximum. Angle at which dot product is 0, that is theta is equal to 90. जी, नीट, एमडीकैट, ई कैट सबका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप कैलकुलेटर से चेक करें, cos 60 का आंसर आएगा 1/2, और 1/2 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाफ कहेंगे। कॉन्सेप्ट बन गया। तो दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। और जगह बची नहीं है लिखने के लिए, लेकिन आपकी कॉपियों में जगह है। एंगल एट विच स्केलर प्रोडक्ट becomes almost 70% of maximum value, that is theta is equal to 45. चेक करें अपने कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से चेक करें कि cos 45 का आंसर क्या होता है। घर रह गया है ना, खराब हो गया। cos 45 का आंसर होता है 0.707, यानी ऑलमोस्ट 70%। समझ आ गई सही। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू।